हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही जोरों तोड़ से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज क्लास में हम स्टडी करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, जो कि आपको पता है कि हम लोगों ने क्या किया है, चैप्टर नोट्स की साइंस में क्लास 10 का साइंस चैप्टर नोट्स की स्टडी हम लोग कर चुके हैं, आपको पता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, चैप्टर नोट्स के बाद हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि पहले सेट की बात हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग करेंगे सेकंड सेट की बात, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इसके अंदर दिया हूँ, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है मेरा भाई। इसलिए वीडियो को करना नहीं मिस, देखना है पूरा, क्योंकि आपको तैयारी करना है एग्जाम की। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो दोस्तों, मैं ये जो क्वेश्चन दिया हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा गया क्वेश्चन से। मतलब कि ये क्वेश्चन जो है ये ऐसे मैं नहीं डाल दिया, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में और आया भी है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन की आपको तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है, तो तैयारी कर ही लो, मतलब छोड़ना नहीं है। ठीक है, कहीं से भी नहीं छोड़ना है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, आपको ये क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ चाहिए तो जाइए ncrtconcept.com पे। ठीक है, ncrtconcept.com पे जाइए, आपको स्पेस नहीं देना है, यहाँ ncrtconcept.com लिखना है और वहाँ पे जाइए, ये पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही आसान तरीका से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डाउनलोड भी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं छोटी सी बात रिक्वेस्ट बता देता हूँ आपको, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा मतलब हेजिटेट, कहते हैं परेशान मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ही खुली आसमान के पीछे नीचे मैं वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे चहकती बहकती पक्षियों की आवाज़ भी आ सकती है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज के दिन सुबह सुबह है, सोचा कि मैं चलो आज की क्लास लेता हूँ, थोड़ा सा पक्षियों के बीच में आपको भी सुनाता हूँ, मैं भी सुनता हूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। नेचर्स का भी मज़ा लेना बहुत ही ज़रूरी है मेरा भाई। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ। पहला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे निम्न में से कौन सी अभिक्रिया उत्कर्मणीय है। देखिए दोस्तों, मैं ये क्वेश्चन जो दे रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन आपको आंसर आपको भी देना है। ठीक है, आपको भी आंसर देना है, कमेंट में देते रहना है आंसर, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन क्वेश्चन आपका सही जा रहा है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा अभिक्रिया उत्कर्मणीय है, तो ऑप्शन नंबर ए Na2+ 3H2O से बना है 2 मोल 2 NH3, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पहला का। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। कहता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के अपशोषण द्वारा घटित होती है क्या कहलाती है। वेरी सिंपल, मतलब मैंने पहले आपको बताया था, जो जैसे हम कोई अभिक्रिया करवाएंगे और अभिक्रिया के दौरान अगर प्रकाश का अपशोषण होता है, मतलब क्या होता है कि ऊर्जा का अपशोषण होता है, तो वो क्या कहलाता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो इसमें दिया है रासायनिक अभिक्रिया, दिया है उपचयन अभिक्रिया, दिया है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, दे अवकरण अभिक्रिया, दे लो लफड़ा मच गया। अब इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, एक हमने बताया था कि जब प्रकाश का शोषण होता है तो एक और रासायनिक अभिक्रिया होता है जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होता है। ये भी चीज़ याद रखिएगा, एक होता है प्रकाश, एक होता है उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो यहाँ पे प्रकाश अवशोषित करने द्वारा घटित होती है, तो वो क्या कहलाती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है कि तांबे की वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है, संक्षारण। क्या कहलाता है, संक्षारण। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, थर्ड का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आप क्या आंसर देते रहिएगा। मैं बहुत एक देखिए 50 क्वेश्चन के हम लोग टारगेट लिए, कितना 50 क्वेश्चन है इसके अंदर। 50 क्वेश्चन को देखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका आंसर अगर पता भी हो तो मन में सोच के रखिए, और ज़्यादा कमेंट नहीं हो पा रहा है तो बस सोच के चलिए, क्योंकि क्या है कि अगर मैं कमेंट के लिए रुक जाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आंसर बताते चलता हूँ आपको। ठीक है, कहता है कि दानेदार जस्ता पर तनु H2SO4, मतलब कि तनु H2SO4 के डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है, अगर आपको पता है तो बताइए जल्दी से, कौन सी गैस उत्पन्न होती है, याद है कौन सी गैस, नहीं पता कोई बात नहीं। कहता है कि SO2 मतलब कहता है सोडियम ऑक्साइड होता है, या फिर सोडियम ऑक्साइड कहते हैं, सल्फर ऑक्साइड डाइऑक्साइड होता है, या फिर H2O होता है, हाइड्रोजन गैस होता है, या ऑक्सीजन होता है। तो कोई गैस नहीं, याद रखिएगा, कोई भी गैस नहीं होता। सॉरी ओ माय गॉड, यहाँ पे तो मिल ही गया यार, H2 होता है, होता क्या, ये हाइड्रोजन गैस होता है। कौन होता है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस पे मैं तो ध्यान नहीं दिया, चलिए माफ़ करिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हाइड्रोजन गैस। याद रखिएगा, मतलब जब हम क्या करते हैं, दानेदार जस्ता पर H2SO4 को क्या करते हैं, कहते हैं डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। देखिए अभी मैं बताता हूँ, थोड़ा सा रिएक्शन मैं कर ही देता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जब हम जेडाइना को जिंक जस्ता प्लस क्या करते हैं हम लोग H2SO4 को, एक रिएक्शन ऐसे ही करवाया था मैं, H2SO4 को रिएक्शन करवाता हूँ तो क्या बनता है, ये जेडन जो है वो हाइड्रोजन को हटा देता है, और जिंक क्या बनता है, जिंक सल्फेट बन जाता है, और बाद में मेरा क्या बनता है, प्लस होकर हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाता है। तो याद रखिएगा वो हाइड्रोजन, ये इस तरह का रिएक्शन मैं करवाया था आपको याद, अगर आप चैप्टर नोट्स के स्टडी किए होंगे तो याद होगा। ये H2O बाहर निकल जाता है, मतलब हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। माफ़ करिएगा, थोड़ा सा मैं हड़बड़ा रहा हूँ, धीरे धीरे बोलता हूँ यार। चलो 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अगर हम Fe+H2O को अगर मतलब कि आयरन को किसके साथ वाटर के साथ अभी ये कराएंगे तो क्या होगा, तो भैया आयरन ऑक्साइड
एंड हाइड्रोजन गैस बनता है, तो इस समीकरण में H2O क्या है, मतलब माफ़ करिए H2O क्या है, हाँ H2O क्या है, ये जो है ये क्या है H2O, तो अविकारक है, अवकारक है, ऑक्सीकारक है या अवकारक दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बताइए, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा? 5 नंबर याद रखिए। तो याद रखिएगा ऑक्सीकारक है। वाटर क्या है यहाँ पे मेरा? ऑक्सीकारक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर इसका हो गया ए। देखिए मैं बहुत ज़्यादा टिक भी, मेरी आदत है, बहुत ही ज़्यादा मैं घसता हूँ, क्या करूँ, मैथ का स्टूडेंट हूँ ना, इसीलिए। चलिए तो अवकारक हो गया, ऑप्शन नंबर 5 का हो गया ए। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है संक्षारण का उदाहरण है, इनमें से कौन संक्षारण का उदाहरण है? लोहे में जंग लगना, चांदी की वस्तुओं को ऊपर काली परत चढ़ना और तांबे के बर्तन पर हरे रंग का परत चढ़ना, इनमें से सभी तो मतलब भाई जंग ही लग रहा है ना, तो संक्षारण होता है। हम संक्षारण अभी संक्षारण किसे कहते हैं मैं आपको पहले ही बताया था, जब जंग लगता है तो संक्षारण कहते हैं। इससे बचने के लिए क्या करना था? लोहे के किसी वस्तु पेंट किया जाता है उसको साफ करके, ठीक है। कहता है साग सब्जियों का विघटित, क्वेश्चन नंबर 7, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट हो जाना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? मतलब साग सब्जी जब कंपोस्ट हो जाता है तो किस प्रकार का अभिक्रिया का उदाहरण है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका भी? ऊष्माक्षेपी। क्या है? ऊष्माक्षेपी, बस याद रखिए इसको। चलिए तो साग सब्जी जब कंपोस्ट हो जाता है ना, विघटित होता है मतलब टूट के विखंडन हो जाता है, तो वो तो कंपोस्ट हो जाना, तो वो क्या होता है? ऊष्माक्षेपी होता है, क्योंकि ऊष्मा के कारण ऐसा होता है। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन होता है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? तो भैया H2 गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, सिंपल सा, याद रखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि लेड नाइट्रेट के घोल को में पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाने पर क्या होता है? लेड नाइट्रेट के घोल को जब पोटेशियम और क्या कहता है आयोडाइड के घोल पर मिलाते हैं तो क्या होता है, मतलब मिलाने पर क्या होता है? तो लेड आयोडाइड का पीला अपक्षेप बनता है। क्या बनता है? अपक्षेप। और अपक्षेप का जो होता है वो सिंबल इस तरह का होता है, नीचे से एरो हेड मारा जाता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। कहता है कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए, 10 का हो गया ऑप्शन नंबर ए। कहता है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो दिमाग में रख लो। जो हम लोग चिप्स खाते हैं, जो पैकेट में कुरकुरे मुरकुरे चुरमुरे चलता रहता है, वही सब चीज़ उसी की बात किया जा रहा है, ठीक है। कहता है चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है? तो याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस, जिसके कारण क्या होता है वो सामान जो होता है वो ख़राब नहीं होता है। ऑक्सीजन गैस निकाली जाए, उसमें से ऑक्सीजन हवा निकाल करके उसमें नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है पॉलीथीन में। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12th की ओर चलते हैं। 12th क्वेश्चन नंबर कहता है कि अम्ल जल के विद्युत, कहता है कि विच्छेदन से H2+ और O2 गैस उत्पन्न होता है। इन दोनों गैसों में क्या अनुपात है? मतलब अनुपात फाइंड करना, मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होता है तो इसका अनुपात क्या है ये बताइए। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर 2:1। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते 13 में। कहता है कि निम्न में कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? देख लीजिए, जिसका एटॉमिक नंबर दोनों तरफ बराबर होगा, अभिकारक का प्रतिफल दोनों तरफ, तो वो मेरा क्या होगा? संतुलित होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ये असंतुलित है। ये हाइड्रोजन, ये भी असंतुलित है। हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन कितना हो गया? सॉरी हाइड्रोजन 4, ये नहीं है, ये वाला होगा हाइड्रोजन 4 और ये भी, अरे सर कोई है ये नहीं यार। निम्न में कौन सा समीकरण संतुलित है? 1 मिनट, हाइड्रोजन, अच्छा ये वाला था यार, हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, ठीक है ये वाला ऑप्शन नंबर ए। चलिए 13 का हो गया ऑप्शन नंबर ए, 13 का ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं 14 की बात करते हैं ना, 14 की क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। कहता है कि फेरस सल्फेट के विघटित से बने FeCO3 Fe2CO3 का रंग कैसा होता है? अब तुमको बताना है, तो यह कैसा होता है यार बताइए, कमेंट कर सकते हैं। नहीं याद है? चलिए कोई बात नहीं, हम बता देते हैं, भूरा लाल, याद रखिए भूरा और लाल। कहता है कि 15वां क्वेश्चन कहता है कि विकृत घटिता के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है? विकृत घटिता के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है ये बताइए। तो इसका 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, तेल वसा का ऑक्सीकरण, ठीक है, याद रखिए। चलिए अब कहता है कि 16 नंबर क्वेश्चन कहते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की क्रियाशील क्रम में क्या है? तो सबसे पहले हमें क्या लिखते हैं? तो इसमें सबसे पहले लिखा जाता है, हमें लिखने हैं आयोडीन, उसके बाद लिखा जाता है क्लोरीन, उसके बाद लिखा जाता है ब्रोमीन, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ओह सॉरी, नहीं, हम लोगों ने एक याद ये करिए, अब हमको बताए थे ये क्या है कि हम बताए थे आप लोगों को एक बार, नहीं ये नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा, माफ़ करिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लोरीन पहले होगा, फिर ब्रोमीन होगा, फिर आयोडीन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 16 का ऑप्शन नंबर बी, माफ़ करिएगा। चलिए तो ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 17 को देखते हैं।
कहता है निम्न में से कौन समीकरण असंतुलित है। तो असंतुलित देखिए कौन है, देखिए यहाँ पे क्लोरीन 2 क्लोरीन, इधर कितना क्लोरीन 3 है, यही सबसे पहले असंतुलित नजर आ रहा है ना, तो उसका सब संतुलित होगा। देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हमको नजर आ रहा है तो हम बता दिए। आप देखिए कौन असंतुलित, वैसे सब संतुलित है, ये भी संतुलित है, ये भी संतुलित है, ये भी संतुलित है। यहाँ पे क्लोरीन 2 है, सॉरी ये 2 और 2 4, और यहाँ पे कितना है 3 है, नहीं असंतुलित है। तो ऑप्शन नंबर ए 17 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। चल 18 की बात करते, कहता द्रव्यमान, कहता कि द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत के अनुसार क्या होता है। द्रव्यमान का नाश नहीं होता है। चलिए, द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता है। उत्पन्न के कुल द्रव्यमान अभिकारक के कुल द्रव्यमान के तुलना कहता तुल्य होता है। इनमें से सभी, ऑप्शन बहुत आसान क्वेश्चन यार, कई बार पूछा गया है, इनमें से सभी होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था द्रव्यमान का कभी नाश नहीं होता, द्रव्यमान का कोई निर्माण नहीं होता, क्योंकि बस द्रव्यमान क्या होता है, चेंज होता है, इंटरचेंज होता है, अदला बदली होता है। उत्पन्न के कुल द्रव्यमान के अभिकारक कुल द्रव्यमान के तुलना में बराबर होता है, मतलब दोनों के अनुपात सेम होता है। चलिए हम बात करते हैं 19 क्वेश्चन की, 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ये दोनों से कुछ अभिक्रिया, कौन प्रकार की अभिक्रिया है। ये देखो यहाँ पे Fe क्या कर रहा है, कॉपर को हटा दे रहा है, क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, ज़्यादा अभिक्रियाशील है Fe क्लोरीन कॉपर के अकॉर्डिंग। तो कॉपर हट गया, कॉपर हट के साइड हो गया, और ये Fe इसके जगह पे आ गया। तो जब इसके जगह पे आ गया तो ये कौन अभिक्रिया हो गया, विस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर हो गया बी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते, कहते हैं कि सोडियम सल्फेट, हाँ सोडियम सल्फेट को अगर हम क्या करते हैं, चलो यहाँ पे ध्यान देता है, Na2SO4 को अगर हम अभिक्रिया करवाते हैं किसके साथ, BCl2 के साथ, तो यहाँ पे BaSO4 बनता है, और यहाँ पे क्या होता है NaCl बनता है। किस प्रकार के, तो यहाँ पे ये BCl, ये अपक्षेप है यार, क्या BCSO4 का श्वेत अपक्षेप बनता है। अतः इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अपक्षेपण अभिक्रिया। जब कोई भी अभिक्रिया में अपक्षेप बनेगा तो वो अपक्षेपण ही अभिक्रिया कहलाएगा, बस याद रखिए। तो याद रखिए अपक्षेपण अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए 20 का ऑप्शन। यहाँ पे स्पष्ट बोल दिया है कि यहाँ पे ये जो अपक्षेप के रूप में बन रहा है, ये अपक्षेप जब बन रहा है तो किस प्रकार की अपक्षेपण अभिक्रिया, बहुत सिंपल है। चलिए हम चलते हैं 21 में, 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको चिड़िया की आवाज़ सब आती होगी, पक्षियों की आवाज़ तो आ ही रही होगी। चलिए अच्छी बात है, सुनते रहिए और यहाँ पे पढ़ते रहिए। चलिए तो 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब कोई धातु अपने आपस कहता आसपास अम्ल तथा आर्द्रता आदि से संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है। तत्वों के ऊपर हरी परत और चांदी के ऊपर काली परत चढ़ निम्न में से किस का उदाहरण है। संक्षारण का उदाहरण है मेरा भाई, संक्षारण। चलिए कहता नाइट्रोजन कम क्रियाशील है, अतः इसका उपयोग वायुयुक्त पदार्थ के किस में किया जाता है, वायुयुक्त पदार्थ के किस में किया जाता है, बताइए तो। वायुयुक्त पदार्थ के कहता है कि संक्षारण में किया जाता है, संक्षारण में नहीं किया जाता है। कहता है कि स्वादिष्ट बनाने में किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। चलिए से ऑप्शन बताइए तो। संक्षारण में किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, संक्षारण में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है जब कोई पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थ में क्रिया कर विभिन्न यौगिक का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं। हम पहले बता दें, जब कोई भी पदार्थ टूट जाएगा, जैसे यहाँ ए और बी एक कोई यौगिक है पदार्थ है, और ये टूट करके B+A बना या फिर A+A B+A या फिर A+B बना, कुछ भी बना, तो वो किस तरह का अभिक्रिया है। हमें परिवर्तन पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। कहता है रासायनिक अभिक्रिया, कहता है भौतिक परिवर्तन होता है, या फिर क्या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बताइए। तो यहाँ पे बड़ा क्रिटिकल मैटर है, तीनों में से कोई भी लगता है ना, तीनों में से सब हो सकता है मे बी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये रासायनिक अभिक्रिया है, याद रखिएगा। माफ़ करिएगा, सॉरी मेरा भाई, तबीयत की बड़ी टेंशन देता है तबीयत यार। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है कि अम्लीय K2Cr2O7 के घोल में अगर हम क्या करते हैं, कहते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड प्रभावित कराने पर घोल का रंग कहता है नारंगी में बदल कर कैसा हो जाता है, उजला, पीला, हरा या फिर गुलाबी। आपके ऑप्शन यहाँ पे है, तो याद रखिएगा हरा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। वैसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति में मात्र से किसी अभिक्रिया के दर बढ़ जाती है क्या कहलाती है, उत्प्रेरक, ऑक्सीकारक, अवकारक, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। तो याद रखिए उत्प्रेरक। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। वे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है कहा जाती है। टाइपिंग कैसे करके हमको दे देता है पढ़ाने के लिए, मूड खराब हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, कहा जाती है क्या कहलाती है, मतलब अनुक्रमीय, उत्क्रमणीय, संयोजन या फिर अपघटन। आपके ऑप्शन नंबर सामने है, तो याद रखिएगा उत्क्रमणीय कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 27। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है कहा जाती है।
अग्रसर, अग्रसर होती है कहा जाती है क्या? अरे दोनों क्वेश्चन सेम है क्या? तो दोनों क्वेश्चन सेम से नहीं, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है क्वेश्चन में, और इसका आंसर आपको जवाब देना होगा। तो कहता है अनुत्क्रमणीय, याद रखिए ऑप्शन नंबर 27 का हो जाएगा ए। अब यहाँ पे कहता है कि दो मूल HI को अगर हम क्या कहते हैं कि हीट करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्या कहते हैं आयोडीन में बदल जाता है, तो ये अभिक्रिया किस तरह का अभिक्रिया है? तो याद रखिए अपघटन अभिक्रिया, या फिर इसको वियोजन अभिक्रिया भी हम बोल सकते हैं। कोई भी पदार्थ टूटेगा ना दोस्त, टूट करके नए पदार्थ बनाएगा, टूट करके जो टूटने का क्रिया होगा ना वो हमेशा याद रखिएगा, जिसको हम वियोजन बोलते हैं या फिर उसको अपघटन भी आप बोल सकते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि वह निम्न कहता तापक्रम जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है तो इसे उस पदार्थ का क्या कहा जाता है? ताप दहन क्या कहलाता है? मैं टिक नहीं लगाऊंगा यार, आपको ऐसे बताता हूँ। ताप दहन, ज्वाला दहन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपके सामने है, तो याद रखिएगा ज्वाला दहन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ज्वाला दहन। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, कहता है कि ज्वाला एक क्षेत्र है जहाँ गैसीय पदार्थ का जलकर उत्पन्न करते हैं क्या? गैस, ताप, प्रकाश, या फिर डी में बी और सी दोनों। ऑप्शन आपके सामने हैं, तो याद रखिएगा बी एंड सी दोनों होगा, मतलब ताप और प्रकाश दोनों उत्पन्न करता है। जाहिर सी बात है यार, दोनों उत्पन्न करेगा, गैस तापों निकलेगा और प्रकाशों निकलेगा। कहता सीजीएन के कौन से अवयव है? निम्न में से कौन सीजीएन के अवयव है? आपको ऑप्शन नंबर बताना है। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, या फिर इनमें से सभी। तो याद रखिएगा ये ईथेन भी होगा, मीथेन भी होगा और प्रोपेन भी होगा, इनमें से मतलब सभी। ऑप्शन नंबर ये सीजीएन के अवयव है। एलपीजी के मुख्य घटक कौन कौन है? एलपीजी के मुख्य घटक कौन कौन है? अमोनिया, या फिर एथिल मार्केप्टन, या फिर मीथेन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी एथिल मार्केप्टन। चलिए 33 नंबर, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, या फिर विघटन अभिक्रिया। ऑप्शन आपके सामने है, तो याद रखिएगा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। कहता है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर होता है तो वो क्या कहलाता है? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए, जब दोनों तरफ बराबर हो गए तो ऑप्शन नंबर संतुलित होगा वो। 35 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, रासायनिक समीकरण के उपयोगी बनाने के लिए निम्न में कौन सा उपयुक्त नहीं है? भौतिक अवस्था के निरूपण, ऊष्मा को दर्शाना, अपक्षेपण का दर्शाना, सूत्रों को मातृभाषा में लिखना। मतलब कहने का अर्थ ये, अगर रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त किया जाता है, मतलब कौन सा मेथड को हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो आपको बताना है। तो याद रखिएगा सूत्रों को मातृभाषा में लिखना, तभी हम उसको उपयोगी बना सकते हैं, तब हम समझ सकते हैं कि अभिक्रिया के दौरान हो क्या रहा है। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या बराबर नहीं होती है क्या कहलाती है? असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया मेरा भाई, असंतुलित। चलिए कहता है रासायनिक समीकरण FeH2O को अगर रिएक्शन करवाते हैं तो FeSO4 एंड मेरा बनता है H2। तो संतुलित करने के लिए जल में अणु की संख्या होगी, तो हमें यहाँ पे संतुलित करने के लिए जल में अणु की संख्या कितनी होगी? तो भैया यहाँ पे Fe में अब हमको यहाँ देखना पड़ेगा ना। देखिए Fe यहाँ पे कितना है, इधर 1 है इधर 3 है, तो यहाँ पे हम Fe को 3 दे देंगे, और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 4 है तो यहाँ पे हम और 4 दे देंगे। क्या दे देंगे? 4। जब हम यहाँ पे 4 देंगे तो ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा 4 दूना 8, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लगा देंगे यहाँ पे 4, तो इधर भी 4 दूना 8 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कितना डालेंगे? वाटर में हम 4 डालेंगे, तो इस कारण हमको यहाँ पे संतुलित हो जाएगा। चलिए तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सी हो गया, 37 का ऑप्शन नंबर सी। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं कुछ अजीब टाइप का क्वेश्चन दिया हूँ। कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध में किन परिवर्तनों के आधार पर नए पदार्थ का निर्माण होता है? आबंधन टूटने से, आबंधन के जुड़ने से, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन सामने है, ऑप्शन पता है तो बताइए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, मतलब कोई आबंधन जुड़ने से और आबंधन टूटने से भी। हम पहले बता दिए हैं नया पदार्थ का निर्माण होता है, मतलब क्या होता है, कभी हम क्या करते हैं, जब कोई पदार्थ जुड़ता है तो संयोजन अभिक्रिया, जब कोई पदार्थ टूटता है तो वियोजन अभिक्रिया, मतलब अपघटन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 39 का दिक्कत कहता है कि निम्न में से कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है? रंग का परिवर्तन, गैसों का निष्कासन, अपक्षेपण का बनना, अभिकारकों का तात्पर्य स्थिर रहना। ऑप्शन नंबर डी, ये लक्षण नहीं है। देखिए आप कोई भी अभिक्रिया करवाइएगा तो आपका रंग में परिवर्तन होगा ही होगा, गैस निकलेगा ही निकलेगा, अपक्षेपण बनेगा ही बनेगा। ठीक है,
अपक्षेपण का बनना, मतलब ये भी कुछ न कुछ फेन क्रिएट होगा। तो ये अभिकारक के तत्पर पर स्थिर रहना, ये नहीं, ये गलत, ऑप्शन नंबर डी। तो 39 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन में यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक रिएक्शन करवाते हैं तो कहता है सोडियम क्लोराइड और जल बनता है, तो कौन सी अभिक्रिया है? तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया। क्या बनता है यहाँ पे, क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड, उदासीनीकरण अभिक्रिया। यह क्या है? लवण है ना, तो लवण है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर हो गया बी। चलिए कहता रासायनिक परिवर्तन वस्तुओं के गुण और अवस्था में वह परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप क्रिया के उलटने पर कहता फलतः वस्तु से आदि वस्तु की प्राप्ति होगी, नहीं होगी, होगी और नहीं होगी भी हो सकती है। और कहता है रासायनिक परिवर्तन में नहीं होगी नहीं होगी, क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई रिएक्शन करवा दे, फॉर एग्जांपल हम रिएक्शन करवा देते हैं, अब ये मान लीजिए इसी को रिएक्शन करवा दिया, इसी को उल्टेंगे तो क्या ये मेरा आ जाएगा? नहीं आएगा। रासायनिक अभिक्रिया में ऐसा नहीं होता है, मैं समझा, ऐसा नहीं होता है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी, नहीं होगी। उलटने पर वो चीज़ बाद में हमें वो चीज़ प्राप्त नहीं हो सकता है, ठीक है, याद रखिए। ये कहता है कि भौतिक परिवर्तन में ऐसा होता है, जब भौतिक परिवर्तन हो जाता है तो बाद में हम उसी अवस्था में उसको ला सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं हो सकता है, बाद में उसी पदार्थ को हम उसी अवस्था में लाना पॉसिबल नहीं है। चलिए कहता है कि 42 में निम्न में कौन सा अभिकारक के लक्षण है? अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन होना, ताप में परिवर्तन होता है, प्रकाश का उत्सर्जन, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर होगा डी, इनमें से सभी में अभिक्रिया के लक्षण है। कहता है चूने की दीवारों को सफ़ेदी करने का बना, कहता कि बुझा हुआ चूना वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके एक ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है, तो दीवार की चमकदार बनता है, वह है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या फिर कैल्शियम ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा शायद यार, अगर ये नहीं पता है, ये फार्मूला आपको नहीं पता है कि मतलब चूना का फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो बहुत ही अफसोस की बात है। मैं कई बार ये क्वेश्चन को बताया आपको यार, कैल्शियम कार्बोनेट होगा मेरा भाई, पहले हमसे टिक लग गया था, माफ़ करिएगा, आप गेस ही कर लिए होंगे। कहता है कि भौतिक परिवर्तन में आदि वस्तुओं की प्राप्ति होती है, फलती वस्तु से क्रिया के उलटने पर क्या होता है? आदि वस्तु प्राप्त मिलती है, सही है। आवश्यक नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है, आदि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वो भौतिक परिवर्तन में ऐसा होता है कि अगर मान ले कोई अभिक्रिया होता है, उसको क्या होता है, उल्टा पलटने से वही वस्तु मिल जाती है हमें, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए कहता है कॉपर सल्फेट को CSO4 को विलयन में लोहे की कील डालने पर, हाँ विस्थापन अभिक्रिया आ गया। देखिए कॉपर सल्फेट को अगर हम लोहे की कील डाल देंगे तो क्या होगा, तो और लोहे की कील पर जमा होता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया? नहीं, विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी। इसको रिएक्शन करवाएंगे ना Fe को, तो क्या करेगा, Fe हटा देगा और FeSO4 बन जाएगा और कॉपर को साइड कर देगा। तो इस तरह का अभिक्रिया, ये इसको हटा दिया, हटाने की अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। चलिए ऑप्शन नंबर हो गया बी। 46 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि लोहे की नई वस्तु कहता चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय तक वायु में छोड़ देने पर उस पर कहता कि ललिमा युक्त भूरे रंग का परत चढ़ जाती है, इससे प्रक्रिया में क्या कहा जाता है? संक्षारण, ऑप्शन नंबर बी। कहता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ अगर अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? अवकरण है, अपचयन है, या फिर विघटन है, या फिर संयोजन है? आप बताइए। तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है क्या है, संयोजन है, बिल्कुल संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि क्या हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ऑप्शन नंबर डी। 47 का ऑप्शन नंबर डी। भोजन का पाचन तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? मतलब बताना है, अपचयन अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, या फिर ऑक्सीकरण, या फिर उसको उपचयन भी बोल सकते हैं अभिक्रिया, या फिर विघटन अभिक्रिया है। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, 48 का सी। कहता कि 49 नंबर क्वेश्चन में कहता कि वायुक्त अवयव तथा थैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो ये पदार्थ का विकृत गंधी हो जाती है। इस परिवर्तन को किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, अपक्षेपण अभिक्रिया, या फिर विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर आपके सामने है, तो ऑप्शन नंबर ए, उपचयन अभिक्रिया। चलिए 50 नंबर लास्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? अपचयन, उपचयन, संक्षारण, इनमें से कोई। मैं ये क्वेश्चन बताया हूँ आपको यार, आपको ये नहीं पता होता, बहुत अफसोस की बात है। क्या होगा? उपचयन।
बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिया हूँ। अगर आपको भी ऑब्जेक्टिव का आंसर चाहिए, रटने की ज़रूरत नहीं, आपका आंसर यहाँ रखा हुआ है, मैंने दे दिया था आंसर, बहुत ही अच्छे से आंसर दे दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर रखा हुआ है, आप चाहे तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो ये था मेरा सेट 2, जो कि काफ़ी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दिया गया था आपको तैयारी करने के लिए, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको बहुत ही मज़े से आप ऑब्जेक्टिव को देखे होंगे और आप मिलाए होंगे, आपके जो गेस किए हुए ऑब्जेक्टिव है देखे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो लाएँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि अभी मेरा भी पता है सेट बचा हुआ है भाई, सेट बचा हुआ है, सेट अभी 3 और 4 बचा हुआ है। अभी हम 2 की बात किए हैं, सेट 3 और 4 अभी आना बाकी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। काफ़ी लंबा टाइम हो गया। अगर आप चैनल पर नए थे तो अभी भी करो सब्सक्राइब करके रखो, ताकि अगला सेट का अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। छोटी सी बात फिर से बता दूँ, इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आने वाला जो 2 मार्क में एग्जाम में पूछा जाता है, इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आने वाला जो 5 मार्क में एग्जाम में पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसलिए वीडियो को मिस मत करना मेरा भाई, इसको आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। उसके बाद यार अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो एंड शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उसको भी कुछ बेनिफिट हो जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। खुदा हाफिज़।